नमस्कार। मैं डॉक्टर सजन खत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स सब्जेक्ट में हूँ। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज लतिया में पदस्थ हूँ। मैं आज आपके सामने जीएसटी असिस्टेंट सब्जेक्ट है, इसके संबंध में एक टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आगत कर छूट इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके संबंध में मैं आपको पूरा प्रेजेंटेशन आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इसमें हम समझेंगे सबसे पहले अधिगम प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स, विद्यार्थी इस टॉपिक से क्या क्या अर्जित कर सकेंगे, क्या क्या जानकारियां अर्जित कर सकेंगे, हम उसके संबंध में आपको अवगत कराएंगे। इनपुट टैक्स का अर्थ, उसकी अवधारणा क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इसके इसके संबंध में हम विस्तृत तौर से आपको प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट देने के लिए क्या क्या पात्रताएं होती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, उसके संबंध में हम आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। आगे हम देखते हैं ब्लॉक क्रेडिट्स क्या होती है, इसके संबंध में क्या रूल्स होते हैं, हम आपको वो भी प्रेजेंट करेंगे। आगे हम देखते हैं क्रेडिट रिवर्सल क्या होती है, इसके क्या रूल्स होते हैं, क्या तरीके होते हैं, इसके संबंध में हम आपको अवगत कराना चाहेंगे। आगे हम इसके बाद केस लेजर क्या होता है, नगद खाता क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंतर्गत, वो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आगे लास्ट में आईटीसी क्रेडिट लेजर इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा खाता क्या होता है, किस प्रकार से इस खाते में पैसा जमा होता है, किस हिसाब से इसको हम पैसे को यूज कर सकते हैं, रुपए को, ये हम आपको बताएंगे। आगे हम लास्ट में जो भी हमने इसको पढ़ा है, पूरा के पूरा जो चैप्टर हमने कवर करा है, उसके संबंध में हमने क्या क्या प्राप्त किया है, हम हमारा अपने आप में एनालिसिस करेंगे, स्व मूल्यांकन करेंगे। लर्निंग हाउस सिस्टम्स पहला हमारा, इसके अंतर्गत विद्यार्थी इनपुट टैक्स क्रेडिट से आशय और उसके कॉन्सेप्ट को परिभाषित कर सकेंगे। आगे हम देखते हैं विद्यार्थी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए क्या क्या पात्रताएं होती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, उसको समझ सकेंगे, उसको पहचान सकेंगे। आगे हम देखते हैं विद्यार्थी इनपुट टैक्स क्रेडिट के संबंध में ब्लॉक क्रेडिट्स क्या होती है, इसके महत्व क्या होते हैं, क्या समझ होती है, उसको पहचान सकेंगे, समझ सकेंगे। आगे हम देखते हैं विद्यार्थी इनपुट टैक्स क्रेडिट नगद खाता कैश लेजर क्या होता है, इसके संबंध में वो परिभाषित कर सकेंगे इसको। लास्ट में हम देखते हैं विद्यार्थी इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा खाता, क्रेडिट खाता, क्रेडिट लेजर क्या होती है, इसमें कैसे पैसा आता है, कैसे इसका यूज किया जाता है, इसके संबंध में हम समझेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मीनिंग है, महत्वपूर्ण चीज है, हम आपको इसको बार बार आगे तक समझाने की कोशिश करेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट होती क्या है, जब जीएसटी के अंतर्गत कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति है, वो किसी दूसरे रजिस्टर्ड व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई माल, गुड्स या सप्लाई उसको लेता है, या कोई सेवा उससे लेता है, परचेज करता है, अपने पास लाता है, और उसके संबंध में वो उस पे टैक्स पेड करता है। वो जो टैक्स पेड करता है वही उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। कैसे होता है, जो पैसा उसने उसको क्रेडिट किया, जो पैसा उसने दिया, उसको वापिस वो प्राप्त करता है, शासन से अपने खाते में प्राप्त करता है। हम आगे चलते हैं, आगे हम समझाने की कोशिश करेंगे इसे कि और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। इनपुट टैक्स, अब हमने उसको डिवाइड कर दिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट, हमने अब उसको पार्ट में समझ रहे हैं। इनपुट टैक्स क्या होता है, जब कोई व्यापारी अपने व्यवसाय के लिए किसी वस्तु या सेवा खरीदता है, प्राप्त करता है, परचेस करता है, तो वह उस वस्तु पर भुगतान किए गए जीएसटी को इनपुट टैक्स कहते हैं। जो माल हमने खरीदा, उस माल को, माल की वैल्यू के साथ हम उस पे जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं। वो कौन सा भुगतान होगा, वो कौन सा पेमेंट होगा, वो पेमेंट होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाएगा। आगे हम देखते हैं कि क्रेडिट क्या है। पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट, हमने उसको क्या करा, डिवाइड करा। इनपुट टैक्स, हमने माल परचेस किया, उस पे हमने टैक्स दिया, वो इनपुट टैक्स। और ये जमा, क्रेडिट जमा, अब इसमें क्या होगा, हमने जमा करा, हमने टैक्स का भुगतान किया उसे, वो जो टैक्स शासन हमारे खाते में जमा करेगा, उसको बोलेंगे हम जमा करना। देखो ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत व्यवसायी उस इनपुट टैक्स का भुगतान किए गए करों को अपने आगामी जीएसटी भुगतान में समायोजित करता है। हमारा जो पैसा हमने किसी को टैक्स के रूप में दिया,
शासन ने हमारे को वो टैक्स इनपुट टैक्स के रूप में हमारे खाते में जमा करा। उस जमा खाते से अब हम उस माल को जो माल हमने खरीदा उस माल को हम जब बेचेंगे, जब हमारी टैक्स की लायबिलिटी आएगी, तो उस लायबिलिटी को पूरा करने के लिए हम इस क्रेडिट का उपयोग करेंगे। आगे हम और इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। आगे हम चलते हैं। आगे हमने देखा है एडजस्टमेंट, समायोजन। मैंने आपको पहले ही बतलाया कि हमने उसको पहले टैक्स दिया था, हमने उससे माल परचेस किया था, हमने इनपुट टैक्स दिया था, वो टैक्स हमारे खाते में जमा हो गया। हमारे खाते में जमा हो गया, जब हम उस गुड्स को, उस सर्विस को जब हम फिर से बेचते हैं, रीसेल करते हैं, फिर हमारे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी शासन को देने के लिए आती है। तो उस आती है लायबिलिटी देने के लिए, तो उस लायबिलिटी का हम कैसे उपयोग करेंगे, भाई उसका पेमेंट कैसे करेंगे? तो ये जमा है ना, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट के तौर पे आपके खाते में जमा हो गया पैसा। ये पैसा उठाकर उस जो भुगतान करना है हमारे को शासन को, जो हमने सेल किया है जो माल, उसका भुगतान करना उससे एडजस्ट होती है ना, कि हमें इतना देना 10,000 रुपये, हमारा क्रेडिट 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये हमारे क्रेडिट खाते से उसमें लेस हो जाएगा। उसके बाद जो भी बचेगा वो शासन को दे देंगे। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो हम एक एक प्रयास और करते हैं, उसमें आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होती क्या है। इमेज के जरिए हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये हम बैठे हैं, वायर रिसिपिएंट, ये हम है, ठीक है। हमने इस व्यक्ति से माल परचेस किया, हमने इस व्यक्ति से माल परचेस किया, ये हमारे लिए सप्लायर है, ये हमें माल की सप्लाई करता है, किस रूप में? सेल के रूप में। हम वायर हैं, रिसिपिएंट हैं हम इसके माल को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? रिसिपिएंट, हमारे उद्योग में हम लाते हैं माल, ठीक है। हम इसने माल दिया, अब हमें पैसे भी तो देना पड़ेगा, इससे हम देंगे ना पैसा। हमने क्या करा, पैसा इसको देना है, ये गुड्स है, गुड्स ये व्यक्ति ने, सप्लायर ने किसको भेज रहा है? ये हमें भेज रहा है। क्या है? गुड्स। कितने रुपए का गुड्स भेज रहा है ये? 2 लाख रुपए का, ठीक है। हम आगे चलते हैं, ठीक। इसने गुड्स गुड्स हमें सप्लाई करी, कहाँ आ रहा है ये? रिसिपिएंट के पास, हमारे पास। ये हमें क्या दे रहा है? गुड्स। गुड्स के बदले में हम फ्री में थोड़ी लेंगे गुड्स, हमें तो पेमेंट देना है और टैक्स भी देना है, हम देंगे उसे टैक्स, ठीक है। हमने सीधे सीधे हम गए, इसको प्राइस के रूप में हमने कितने का भुगतान करा? ये 2 लाख रुपए का हमने भुगतान करा, माल के मूल्य का। अब इस माल पे कोई टैक्स होता है, तो टैक्स भी दिया हमने, तो हाँ, ये जीएसटी है, ये टैक्स है, ये भी तो हम इसको पेमेंट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? सप्लायर को पेमेंट कर रहा है। तो जो जीएसटी है, इस पे हमने कितना टैक्स पेड करा? 25,000 रुपये। टोटल मिलाकर 2,25,000 रुपये हमने इसके दिए। क्लियर है? अब हम देखें, अभी तो हम यही बैठे हैं। अब ये क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इससे पूरा क्लियर हो गया। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट ये किसके पास जमा हो गया 25,000 रुपये? सप्लायर के पास। ये सेलर व्यक्ति है। अब क्या सेलर व्यक्ति क्या इनकम टैक्स जीएसटी का कोई अधिकारी है क्या, कि टैक्स अपने जेब में रख लेगा? अरे जेब में रखने की बात ही नहीं है भाई, ये तो इसका तो दायित्व बनता है कि ये वाला टैक्स इसने इससे वसूल किया है। ये वाला जो टैक्स है 25,000 रुपये, ये वाला टैक्स क्या करेगा? इसकी लायबिलिटी बनती है, सप्लायर की, सेलर की लायबिलिटी बनती है कि इसने जिसको माल बेचा है, इसके द्वारा जो टैक्स इसको पेड किया गया है, ये वाला टैक्स किसको देगा? ये गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट में जमा करेगा। क्या करा सप्लायर ने? इसे टैक्स लिया, ठीक है। टैक्स आया, ये डायरेक्ट कहाँ गया? गवर्नमेंट में जमा कर दिया इसने, गवर्नमेंट में जमा कर दिया। अब ये गवर्नमेंट है यार, टैक्स तो वहां चले गया गवर्नमेंट पे। तो ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट जो टैक्स ये जमा किया गया है 25,000 रुपये, जो 25,000 रुपये जमा किया गया है, ये गवर्नमेंट ने हमें आईटीसी के रूप में किसको दे दिया? परचेसर को, रिसिपिएंट को, परचेस करने वाले व्यक्ति को शासन ने दे दी। क्या हुआ? परचेसर ने माल इससे खरीदा, इसने उठा के टैक्स वसूला, टैक्स उठा के इसने गवर्नमेंट को पे कर दिया। गवर्नमेंट ने उठा के वही 25,000 रुपये इसके खाते में काहे के कर दिए? जमा कर दिए, जमा कर दिए। ये ही है इनपुट टैक्स क्रेडिट, या अंदर ही अंदर की बात हो गई, बाहर वाली बात नहीं है। इस कारण इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। अब देखें, ये गवर्नमेंट है,
तो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के पास क्या बचा? जब 25,000 रुपए है, इसने इसको दे दिया, तो इसने इसको दे दिया, तो गवर्नमेंट के पास क्या बचा? अरे गवर्नमेंट को भी तो टैक्स चाहिए। हाँ, टैक्स चाहिए। ठीक है, तो हमने माल खरीदा था, रॉ मटेरियल कच्चा माल के तौर पे खरीदा था। अब हम इसको सेल करेंगे। हमने सेल करा, ये सेल करा, हमने सेल करा। 2 लाख के माल की लागत हमने कितने लगा दी? सेल करी 2,40,000 रुपए गुड्स के। ठीक है, उसके बाद क्या करा? उस पे हमने कितना टैक्स लगाया? जिसको हमने बेच रहे हैं, कितना लगाया? 30,000 रुपए। कितना? 30,000 रुपए। तो ये जो 30,000 रुपए है, ये जो 30,000 रुपए है, गवर्नमेंट के पास जाएगा। किसके मापर से जाएगा? ये रिसिपिएंट गवर्नमेंट को 30,000 रुपए जमा करेगा। तो सीधी सी बात है कि भाई गवर्नमेंट को 30,000 रुपए मिल गया टैक्स की। इसने इसको टैक्स दिया, ये टैक्स इसका वापिस आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। और इसके ऊपर लाइबिलिटी कितनी बनी? 25,000 यहाँ टैक्स दिया था, 30,000 रुपए गवर्नमेंट को दे दिया। तो स्वाभाविक बात है कि 2 लाख रुपए का माल लिया था, 2,40,000 रुपए का बना के बेचा इसने। तो बेचा है, तो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा इसकी लाइबिलिटी बन रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है इसमें, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, अब ये यहाँ सप्लायर है, माल हमारे को सप्लाई, ये दूसरी कंडीशन में समझा रहा हूँ मैं आपको, है ना। ये सप्लायर है, लेने वाला, ये हम है, रिसीपी है। हम लेने वाले हैं माल, हमने माल लिया, मान लो कि फिर 2 लाख रुपए का माल हमने उससे लिया, पर क्या करा कि माल इसने हमें दे दिया। हमने इसकी प्राइस दे दी पूरी, बाकी इसने जीएसटी नहीं है, इसने जीएसटी वसूल नहीं करा, अनरजिस्टर्ड फर्म होगी कि मेरे को मैं कहा किसको देने जाऊंगा। तो फिर हमारी लाइबिलिटी बनती है वायर की, कि हमने इस व्यक्ति से जो माल परचेस किया है, इस पे हमें इस व्यक्ति को कितना टैक्स देना था? कितना दिया था? 25,000 रुपए। ये हमने इसको नहीं दिया था। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो टैक्स तो शासन के पास जाना चाहिए, वो भली वो हमारे पास लौट के आ जाए। तो हम क्या करेंगे? शासन को वो 25,000 रुपए जो ऊपर हमने समझा, वो शासन को हम दे देंगे। ठीक है, शासन जीएसटी विभाग आईटीसी के रूप में वो हमारे को 25,000 रुपए हमारे खाते में जमा कर देगा। ठीक, फिर हम इसको सेल करेंगे, इसी प्रकार से सेल करेंगे, तो हमारे को जो 30,000 रुपए की लाइबिलिटी आएगी, वो शासन को हम दे देंगे। यही इसका कॉन्सेप्ट है। हम इसको और विस्तार से समझेंगे अगले स्लाइड में। अब पॉइंट टू पॉइंट यही चलेगा हमारा पूरा टॉपिक, पूरा यहाँ से लेके पूरा यहीं तक इसके टॉपिक पूरे कवर होंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए पात्रता, है ना, एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। कौन पात्र व्यक्ति है जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट शासन द्वारा दे दी जाती है? तो दी जाती है तो भाई वो पहले रजिस्टर्ड होना चाहिए। हमने ये देखा कि भाई आईटीसी प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ पंजीकृत रजिस्ट्रेड पर्सन को होता है। जीएसटी में उसने अपना पिन नंबर ले रखा है, जीएसटी में उसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, वही आईटीसी लेने के लिए पात्र है। आगे हम देखते हैं पात्र में कौन व्यक्ति हो सकता है। कोई व्यापारी भी हो सकता है, उत्पादक भी हो सकता है, वितरक भी हो सकता है, व्यापारी भी हो सकता है, सेवा प्रदाता भी हो सकता है, बाकी पर वो रजिस्ट्रेड हो, जीएसटी के अंतर्गत वह रजिस्ट्रेड हो। आगे हम देखते हैं इनपुट टैक्स रिबेट के लिए पात्र मात्र वेल entitled of ITC गुड्स entitled फॉर आईटीसी। भैया गुड्स माल क्या है? माल किस हिसाब से है? भाई माल भी तो भाई उसके लिए अधिकृत होगा कि इस माल पे हमारे को आईटीसी मिल जाएगी। हम देखें आगे इनपुट या आगम माल, माल कौन सा हो सकता है? हम किसी से माल परचेस करते हैं, गुड्स परचेस कर सकते हैं, तो वो कच्चा माल भी हो सकता है। हम उसको व्यवस्थित बना के उसको सेल कर सकते हैं, कच्चा माल भी हो सकता है। कंप्लीट माल भी हम खरीद सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, है ना। पुनः विक्रय के लिए हम ले सकते हैं, उसको रीसेल कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं इनपुट सेवाएं, इनपुट सर्विसें। तो भाई अपन गुड्स ही थोड़ी ही खरीद सकते हैं, हम सेवाएं भी तो परचेस करते हैं, सेवा भी तो खरीदते हैं। तो इस सेवा भी खरीदते हैं, सेवा भी परचेस करते हैं हम, तो सेवा के उपलक्ष्य में हम उसको क्या देते हैं?
पेमेंट देते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक गुड्स का काम है कि ये भी इसकी भी पात्रता है कि इसके संबंध में या आईटीसी ले सकता है। अब कौन सी सेवाएं हो सकती है? व्यापार व्यवसाय के दौरान प्राप्त की गई सेवाएं, जैसे टेलीफोन सेवाएं ले रखी है, वो ऑफिस से भी इसकी सेवाएं ली है, इस पे भी तो अपन ने जीएसटी दिया है, तो जीएसटी दिया है तो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेंगे। आगे हम देखते हैं कर्मचारियों का, यदि हमने किसी प्रकार से बीमा करवा रखा है, स्वास्थ्य बीमा करवा रखा है, तो बहुत सारे कर्मचारी रहते हैं, बहुत सारी बड़ी-बड़ी फर्में रहती है, 500-500 हज़ार-हज़ार कर्मचारी रहते हैं, तो भई बीमा करवाते हैं तो उसपे भी तो जीएसटी लगता है, उसपे भी तो भई वो टैक्स का भुगतान करता है, तो भई वो आईटीसी के लिए पात्र है। तो ये इसकी सेवाएँ, ये गुड्स भी आ गया कि हाँ, ये पात्र माल है, पात्र गुड है। उसके बाद ये इनपुट सेवाएँ, सेवा भी हो सकती है ना? सेवाएँ सर्विसेज भी हो सकती हैं और गुड्स भी हो सकता है। आगे हम देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कैपिटल, कैपिटल गुड्स, पूंजीगत माल, पूंजीगत माल भी तो लेते हैं। हमारे फर्म है तो बहुत सारी मशीनें लगती हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखते हैं उस फर्म को संचालित करने के लिए। तो हाँ, भाई उसको भी हमने परचेज़ किया है, तो उसमें भी तो हमने टैक्स दिया है। तो वो टैक्स दिया है तो वहाँ वहाँ हमें इनपुट टैक्स के तौर पे हमारे खाते में जमा होगा। तो जमा होगा तो भाई किस प्रकार की भाई कैपिटल गुड्स किस प्रकार की है? अचल संपत्ति के निर्माण के लिए पात्र की गई सामग्री एवं सेवाओं को छोड़कर अन्य पूंजीगत माल। अब ये कौन-सा कॉन्सेप्ट आ गया भैया? इसको छोड़ दो। तो बिल्कुल सीधे शब्दों में मैं समझाता हूँ आपको, यदि हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, बिज़नेस के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके लिए हमने सीमेंट, सरिया, कील, मील, खिड़की, दरवाजे जो खरीदे हैं, तो उसपे भी तो हमने टैक्स दिया है। तो उसपे आईटीसी नहीं मिलेगी। किसमें नहीं मिलेगी? अचल संपत्ति है वो, अचल संपत्ति, ना तो चल फिर सकती है, उसको अचल संपत्ति बोलते हैं। तो उसके लिए यदि हमने किसी प्रकार का माल खरीदा है, गुड्स हमने लिया है, तो उसके ऊपर हमने जो टैक्स दिया है, तो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी, वो माल की श्रेणी में नहीं आता है। वो हमारे लिए इनपुट टैक्स रिबेट के लिए पात्र गुड्स नहीं है, एलिजिबल गुड्स नहीं है। हाँ, वो नहीं है तो फिर क्या है? भई आप बात कर रहे हैं कैपिटल गुड्स, भई माल मान ले वो नहीं है तो फिर क्या है? हाँ, है ना? हम उद्योग चला रहे हैं, हम बहुत-बहुत बड़ी-बड़ी म मशीनें खरीदते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, जो कि हमारे व्यवसाय में सहयोग प्रदान करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको ले जा सकते हैं। हाँ, उसपे हमने टैक्स दिया है, उसपे हमने टैक्स दिया है, तो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे को मिलेगी। आगे हम और समझने की कोशिश करते हैं। इनपुट टैक्स के पात्र व्यक्ति, अब हमें क्या करना है? एलिजिबल पर्सन ऑफ आईटीसी, पहले एलिजिबल गुड्स देखा हमने। अब कौन-कौन सा व्यक्ति हो सकता है इनपुट टैक्स के लिए पात्र, कौन व्यक्ति हो सकता है? हम देखते हैं आगे कि कौन-कौन व्यक्ति पात्र हो सकता है। हमने पहले भी आपको समझा दिया, है ना? माल का क्रय विक्रय या निर्यात करने वाला होलसेलर, माल को परचेज़ किया है उसने और फिर माल को रीसेल किया है। वो व्यक्ति, और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो व्यक्ति पात्र है। किसके लिए पात्र है? आईटीसी प्राप्त करने के लिए शासन से पात्र है। होलसेलर भी हो सकता है, मैंने पहले भी पहली स्लाइड में समझाया था, होलसेलर भी हो सकता है वो, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है, परंतु वो व्यक्ति जीएसटी के अंतर्गत क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए। हम आगे और देखते हैं इसके बाद कि भाई और कौन से व्यक्ति पात्र हैं। ठीक है, मालों का निर्माण करके विक्रय या निर्यात करने वाला निर्याता। मैंने अभी आपको समझाया था कि यदि हमारी फर्म है, हम कच्चा माल परचेज़ करते हैं, उसको पक्का बनाते हैं, है ना? कंप्लीट करते हैं, फिर हम उसको बेचते हैं, रीसेल करते हैं या किसी देश को हम निर्यात करते हैं, है ना? तो वो व्यक्ति भी आईटीसी लेने के लिए पात्र है, पर कंडीशन क्या है? जीएसटी के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड हो। आगे हम देखते हैं पंजीयक ठेकेदार, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, ये भी तो एक व्यापार है, ये भी तो व्यापार कर रहा है जीएसटी नंबर लेके। यदि ये भी किसी चीज़ का उपयोग करता है, कोई चीज़ पे टैक्स जीएसटी देता है, तो इसको भी आईटीसी मिलना चाहिए। हम देखते हैं आगे, सीधी-सी बात है, पंजीयक ठेकेदार है, जीएसटी नंबर ले रखा है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, उसके लिए उसने बहुत सारी मशीनें खरीदी हैं या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट खरीदे हैं, उसपे उसे टैक्स दिया है, तो ठीक है, टैक्स दिया है, पंजीकृत है, तो वो एलिजिबल है।
आगे हम देखते हैं मालों को लीज पर देने वाला पंजीयक व्यवसायी। यदि किसी बहुत सारी अपन ने मोटर कार खरीद ली और उनको लीज पे दे दी, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, आन दो पैसा, तो मोटर कार अपन ने दे दी, तो भाई उस पर भी तो हमने टैक्स दिया है, तो वो टैक्स हमें क्या होगा, टैक्स आईटीसी के रूप में प्राप्त होगा। तो ये भी पात्र व्यक्ति है कि माल ले लिया, उसको लीज पे दे दिया दूसरे व्यक्ति को, और यहाँ रजिस्ट्रेट होना चाहिए। कर योग्य सेवाओं के प्रदाता पंजीयक व्यक्ति। अभी तो हम गुड्स की बात कर रहे थे, हम सेवाएं भी तो परचेस करते हैं, सेवा भी तो हम लेते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवा ले सकते हैं, टेलीफोन सेवाएं ले सकते हैं, है ना, कि अपने कर्मचारियों को बीमा करवा सकते हैं, तो उसके ऊपर भी तो हम सर्विस टैक्स देते हैं, तो वो भी तो इनपुट टैक्स के रूप में मिल जाएगा। परंतु हमें रजिस्ट्रेट होना चाहिए जीएसटी के अंतर्गत, तो ही हम एलिजिबल रहेंगे आईटीसी प्राप्त करने की। आगे हम देखते हैं इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अपात्र व्यक्ति एलिजिबल फॉर आईटीसी। अभी तो हमने पात्र व्यक्ति एलिजिबल, अब हम नॉन एलिजिबल अपात्र व्यक्ति कौन हो सकते हैं, हम देखते हैं विस्तृत तौर से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अपात्र स्थिति क्या हो सकती है। हमने पहले ही बतलाया, रजिस्टर्ड व्यक्ति होगा तो उसको आईटीसी लेने की पात्रता होगी, सीधी सी बात है। इसको उल्टा है, अनरजिस्टर्ड व्यक्ति होगा, वो माल परचेस करेगा, उसे आईटीसी लेने की पात्रता नहीं होगी। यही हमने बतलाया इसमें। जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अपंजीकृत व्यापारी और सेवा प्रदाता आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि भाई वो तो टैक्स वसूल ही नहीं कर सकता है, तो शासन को क्या देगा, शासन फिर हमें क्या देगी। आज हम देखिए, अपंजीकृत व्यापारी द्वारा पंजीकृत व्यापारी से प्राप्त किए गए माल और सेवा पर चुकाए गए कर की छूट नहीं मिलती है, वो छूट ले ही नहीं सकता, क्योंकि उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आगे हम देखते हैं अपात्रता की स्थिति, कंपोजिशन विकल्प प्राप्त पंजीयन व्यवसायी। ये पूरा के पूरा चैप्टर है ना, मैं इसको आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। ये होता क्या है कंपोजिशन विकल्प, जीएसटी के अंतर्गत जो विकल्प होते हैं, कंपोजिशन विकल्प होता है। बहुत सारे छोटे उद्योगपति हैं जो 1.5 लाख 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ तक की बिक्री साल भर में वो करते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो शासन ने उनको क्या ऑप्शन दिया है कि आप तो सीधी सी बात है, आप 1.5 करोड़ से ज्यादा की बिक्री नहीं कर रहे हो, सेल नहीं कर रहे हो, तो आप एक ऑप्शन से ले सकते हो, कंपोजिशन विकल्प अपना सकते हो। तो फिर कंपोजिशन विकल्प अपना सकते हो, फिर क्या होगा, टैक्स। तो फिर ये होगा टैक्स, ना तो आप किसी से, ना तो आप जब माल बेचोगे तो किसी से टैक्स नहीं लोगे, नहीं कलेक्ट करोगे, किसी प्रकार से कलेक्ट नहीं करोगे, तो फिर शासन के पास पैसा कैसे जाएगा, तो पैसा देगा। तो कंपोजिशन विकल्प है, तो कंपोजिशन विकल्प के अंतर्गत क्या करेगा ये व्यक्ति, यदि इसने विकल्प ले लिया है जीएसटी में, इसने कंपोजिशन विकल्प ले लिया है, तो ये क्या करेगा कि इसकी करयोग पूर्ति पर रियायती दर 1% से कर चुकाएगा। मान लो 1 लाख रुपए का इसने किसी को माल सेल किया है, तो आपकी जीएसटी की जो रेट्स हैं, 5% है ना, 12% है, 18% है, जो भी है, उससे उससे टैक्स का भुगतान नहीं करेगा। ये 1% डायरेक्ट 1 लाख पे 1% शासन को दे देगा और फारिग हो जाएगा। तो ये व्यक्ति वो है कि इसने कंपोजिशन विकल्प ले रखा है, 1.5 करोड़ तक की वो सेलिंग करता है, इस कारण शासन ने इसको सुविधा दे रखी है कि आप तो सीधी सीधी बात है कि आप 1% हमें टैक्स दो, किसी से वसूलो मत। तो भाई ये व्यक्ति पात्र नहीं है आईटीसी के, क्योंकि ये ना वसूलता है, वसूलेगा नहीं तो देगा कैसे। आगे देखते हैं, आगत कर क्रेडिट लेने के लिए अनिवार्य शर्तें, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, कंपलसरी कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसकी शर्तें हम देखते हैं कि क्या क्या शर्तें हो सकती है। अभी तो हमने विस्तृत तौर से इसे समझा कि शर्त क्या है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाए। एक शर्त तो ये है कि हम रजिस्ट्रेड हो, दूसरी शर्त दूसरी शर्त में हम देखेंगे कि भाई क्या चीज है, भुगतान किए गए कर संबंधी दस्तावेज। भाई आपने किसी से माल परचेस किया है तो उसका कोई बिल तो होगा, उस पे बिल बिल में वो ऐड होगा ना जीएसटी, वो हमें दिखना चाहिए ना कि आपने टैक्स का भुगतान किया है, टैक्स का भुगतान किया, पे किया है हमें, तो ठीक है, आप दस्तावेज पेश कीजिए, हम आपको आईटीसी देंगे। ठीक है ना। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए उसके पास कर चालान बीजक होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, कर भुगतान के संबंध में, टैक्स पेमेंट के संबंध में उसके पास महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तभी हम उसको आईटीसी देंगे। ये इसकी अनिवार्य शर्त है। आगे हम देखते हैं इसमें कि माल
या सेवा की प्राप्ति हो। अरे भाई, माल प्राप्त करोगे जब तो टैक्स दोगे, है ना? किसी प्रकार का गुड्स प्राप्त करोगे, किसी प्रकार की सर्विस हम प्राप्त करेंगे, तभी तो हम उसके ऊपर टैक्स देंगे। तो टैक्स देंगे, जब माल ही प्राप्त नहीं करा है, तुमने सर्विस ही प्राप्त नहीं करी है, तो कैसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए आपको एलिजिबल मान सकते हैं? इस कारण ये चीज माल प्राप्त, गुड्स, सर्विस हमें रिसीव होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। आगे की शर्त हम देखते हैं, कर का भुगतान। अब क्या होता है, कर का आपूर्तिकर्ता ने वास्तव में आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान सरकार को कर दिया गया। आपूर्तिकर्ता कौन? सप्लायर, जो हमारे को माल भेज रहा है, जो हमारे को माल बेच रहा है, जो सेल कर रहा है, वो व्यक्ति वास्तव में शासन को हमारे से प्राप्त जीएसटी जो उसके पास उसके जेब में रखा है, वो शासन को उसने जमा कर दिया। जमा करेगा, शासन को जमा करेगा, जब तो शासन उसको हमारे खाते में डालेगी। तो इस कारण क्या होगा कि कर का भुगतान भी, टैक्स पेमेंट भी होना चाहिए। जिससे हमने माल क्रय करा है, जो हमारा सेलर है, उसे जीएसटी में उस माल पर, उस गुड्स पर टैक्स भुगतान होना चाहिए। आगे हम देखते हैं रिटर्न सबमिट, सबमिशन ऑफ रिटर्न्स, कि जिससे हमने माल सप्लाई किया है, उसने हमें सप्लाई किया है, हम परचेसर हैं, उसने उसका वार्षिक रिटर्न सबमिट किया है या नहीं किया है। यदि वार्षिक रिटर्न सबमिट नहीं करेगा तो शासन को कैसे मालूम पड़ेगा कि उसने कितना माल बेचा है, कितना माल हमने खरीदा है? तो वो रिटर्न सबमिट करे। रिटर्न सबमिट करेगा तो पूरी जानकारी हमारी देगा कि हमने उससे कितना माल खरीदा है, हमने उससे कितना टैक्स दिया है। तो सप्लायर को रिटर्न भी सबमिट करना पड़ेगा। क्या फॉर्मेट में? जिससे माल खरीदा गया है, जिससे माल खरीदा गया है, वही मैं समझाएगा। उस आपूर्तिकर्ता द्वारा धारा 39 के अंतर्गत उसे रिटर्न भरना पड़ेगा, जब शासन को मालूम पड़ेगा कि उसके पास टैक्स आया या नहीं आया। आगे हम देखते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की समय सीमा, टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आईटीसी। अब समय सीमा क्या है साहब? हमने उसको टैक्स भी दे दिया, हमारे सप्लायर ने शासन को टैक्स भी जमा कर दिया। अब टैक्स जमा कर दिया तो शासन हमारे खाते में डालेगा। तो भाई पहले तो हम परचेसर हैं, हमने माल खरीदा था, हमने टैक्स दिया था, तो हमें तो आवेदन करना पड़ेगा ना शासन को कि भाई पैसा डालो। तो भाई उसकी समय सीमा क्या है? हम क्या क्या समय सीमा में अपन उसकी मांग कर सकते हैं कि हमारे को आईटीसी दो, शासन हमें आईटीसी दो, क्योंकि हमने हमने किसको दिया था? सप्लायर को। सप्लायर को टैक्स दिया था, वो हमें टैक्स की मांग करना पड़ेगी। तो मांग किस कंडीशन में कर सकते हैं? दो कंडीशन है, जो भी पहले आए। जीएसटी रजिस्टर्ड व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट निम्न अवधि में जो पहले आए उस तिथि तक प्राप्त कर सकता है। हम देखें कौन कौन सी तिथि है भाई। हम ये भी समझे कि अगले वित्त वर्ष के सितंबर माह का रिटर्न फाइल करने की देय तिथि अगले वर्ष 20 अक्टूबर। मतलब कि जो वर्ष चल रहा है उसका अगले वर्ष में सितंबर का जब रिटर्न सबमिट किया जाता है जीएसटी विभाग को, तो सबमिट की डेट उसकी अक्टूबर होती है, 20 अक्टूबर। या तो उस टाइम तक वह अप्लाई कर दे, ठीक है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? वार्षिक रिटर्न फाइलिंग की तिथि, व्यापारी को वार्षिक रिटर्न भी, एनुअली रिटर्न भी सबमिट करना पड़ता है जीएसटी का, उसकी 31 दिसंबर उसकी डेट रहती है। या ये डेट पे लिया जाए या ये डेट पे लिया जाए, वह अपनी आईटीसी के प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। आगे हम देखते हैं रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस लौटाना, ये कौन सी कंडीशन आ गई? भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस लौटाना मतलब कि हमने प्राप्त कर ली है इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो हमें उसे वापस लौटाना है। अब क्या कंडीशन हो सकती है? ठीक है, हम वो भी कंडीशन देखते हैं। हमने सप्लायर से माल खरीदा था, उसने क्या करा? उस माल का हमने उसे 180 दिन तक भुगतान नहीं किया। माल खरीदा था और उसको उसके माल का 180 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया। तो नहीं किया और हमने आईटीसी प्राप्त शासन से कर ली, हम परचेसर हैं, हमने कर ली है, तो कर ली है। और एक जगह हम उसको भुगतान नहीं कर रहे माल का, एक जगह शासन से हमने आईटीसी प्राप्त कर ली है। तो कर लिए तो भैया आपको लौटाना पड़ेगी, रिवर्स करना पड़ेगी, क्योंकि आपने भुगतान ही नहीं करा उस माल का, उस सप्लायर को भुगतान ही नहीं करा, है ना।
तो यदि प्राप्तकर्ता द्वारा माल या सेवा के पूर्तिकर्ता को 180 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसके द्वारा प्राप्त की गई आईटीसी देकर के साथ उसे ब्याज सहित जमा करवाना पड़ेगी। सीधी सी बात है, उसने माल परचेज किया, उस गुड्स का उसने सप्लायर को भुगतान नहीं किया, पेमेंट नहीं किया, और 180 दिन के अंदर उसने भुगतान नहीं किया और उसने आईटीसी पहले से ले ली है, तो शासन को आईटीसी विथ ब्याज के इंटरेस्ट के उसे लौटाना पड़ेगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, और क्या हो सकता है भाई, यदि भुगतान आंशिक किया गया हो तो शेष राशि पर अनुपातिक रूप से आईटीसी ब्याज सहित लौटाना होगी। अब ये कौन सी कंडीशन है, मान लो हमने 1 लाख का उससे माल खरीदा था और 1 लाख पे हमने सरकार से आईटीसी ले ली, और 1 लाख में से 50,000 रुपये हमने सप्लायर को पैसा दिया, फिर आंशिक भुगतान हो गया ना, अभी भी तो 50,000 रुपये सप्लायर को हमारे को देना है। तो भाई, तो अब क्या हुआ कि हमने तो 50,000 ज्यादा पे उससे आईटीसी सरकार से क्लेम कर ली, तो भैया वो वाली आईटीसी आपको लौटाना पड़ेगी विथ इंटरेस्ट के, शासन को लौटाना पड़ेगी आपको। ठीक है, और कौन सी कंडीशन हो सकती है, यदि प्राप्तकर्ता रिसिपिएंट 180 दिन के बाद पूर्तिकर्ता वो भुगतान कर देता है, मान लो भाई लौटाना पड़ रही है उसे, तो वो लौटाना पड़ रही है, और वो क्या करता है 180 दिन के बाद पूर्तिकर्ता को भुगतान कर देता है, तो आईटीसी प्राप्त कर सकता है। ठीक है भाई, मेरी गलती हो गई, मैं उसको भुगतान नहीं कर पाया, मैं 180 दिन के अंदर उसको फिर से भुगतान कर देता हूँ, उसको पेमेंट कर देता हूँ, उसे पेमेंट कर देता हूँ, तो जो मेरी आईटीसी उसको वापस मिल जाएगी। ऐसा नहीं है भाई, उसका जो हक है उसे तो मिलेगा भाई, पेमेंट तो करे, वो पेमेंट करा, कारण उसको वो ना आईटीसी प्राप्त करने का अधिकार दे दिया। आप आपकी आईटीसी ले जा सकते हैं। आगे हम देखते हैं, यदि माल करमुक्त घोषित हो गया तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस लौटाना। अब मान लो कि भाई हमने कोई माल को किसी प्रकार का गुड्स हमने परचेज किया, जब वो टैक्सेबल था, परचेज किया, बाद में वो टैक्स फ्री हो गया, फिर क्या कंडीशन बनेगी, भी देखते हैं ना। यदि किसी व्यक्ति का कोई माल पहले से कर योग्य था और बाद में वो कर मुक्त घोषित कर दिया गया, फिर क्या कंडीशन होगी, तो कर मुक्त की घोषणा की तिथि को ऐसे माल का जो स्टॉक पड़ा उसके पास, है ना, उस पे उसने क्या कर दिया, टैक्स पे करा है ना, टैक्स पे करा है, तो उस पर उसे प्राप्त की गई आईटीसी वापस लौटाना होगी। भैया आपने 1 लाख रुपए का माल खरीदा किसी से, भाई 50,000 रुपए का हमने बेच दिया, जब तक वो कर मुक्त घोषित नहीं हुआ था, टैक्स फ्री घोषित नहीं हुआ था, अभी भी हमारे पास कितने का माल है, 50,000 रुपए का माल अभी भी है हमारे पास, वो स्टॉक में पड़ा है, और वो स्टॉक में पड़ा है, तो उसकी आईटीसी हम ले ली है हमने आईटीसी, तो भैया हमारे को क्या है कि वो तो टैक्स फ्री हो ही गया, तो जो स्टॉक हमारे पास है उस पे हमें प्राप्त की गई आईटीसी वापस लौटाना पड़ेगी, क्योंकि टैक्स फ्री हो गया, अब तो तुम्हें टैक्स लगा के उसे बेचना ही नहीं है, तो फिर आईटीसी हम आपको दे दें। आगे हम देखते हैं, इधर स्टॉक माल के संबंध में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त की जा सकती है। ये भी एक कंडीशन है कि बहुत सारे व्यक्ति स्टॉक माल के संबंध में आईटीसी नहीं लेते, कि हम तो जब बेचेंगे जब आईटीसी का दावा करेंगे, पर बहुत सारे व्यक्ति कि हम तो ले लेंगे, हमारे पास तो जो माल है वो बिका बिकाया, हम तो बेच देंगे, तो आईटीसी हम वे ले सकते हैं। तो भाई स्टॉक माल के संबंध में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त की जा सकती है। यदि कंपोजिशन स्कीम अपना ली हो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस लौटाना हो। कंपोजिशन के संबंध में मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया था, एक विकल्प होता है जो 1.5 करोड़ की उसकी सालाना सप्लाई है, विक्रय है, तो वह इस हिसाब से उसको ले सकता है, और शासन को 1% की दर से वह उस सप्लाई पर भुगतान कर सकता है, तो एलिजिबल रहता ही नहीं है कंपोजिशन विकल्प वो व्यक्ति आईटीसी लेने का। तो भाई इसको भी लौटाना पड़ेगी। हो सकता है कि भाई मान लो कि भी मेरा मन बदल गया, मैं नॉर्मली सरकार को टैक्स दे रहा था, अब मैं कंपोजिशन विकल्प ले लूं, उसमें मेरे को फायदा है, तो भाई फायदा है तो ले लिया आपने। तो यदि पंजीकृत व्यक्ति कंपोजिशन विकल्प अपना लेता है, तो इस दिनांक पर उसके पास माल का जो स्टॉक है पड़ा है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसे लौटाना होगी, क्योंकि वो कंपोजिशन विकल्प उस डेट को ले चुका है, उस डेट में उसके पास जिस प्रकार का जो स्टॉक पड़ा है उस पर आईटीसी का दावा वो करेगा ही नहीं, और यदि वो उसको भी पहले कर लिया है उसे, तो वही लौटाए वो।
तो कंपोजिशन विकल्पधारी को तो हम आईटीसी के लिए पात्र समझते ही नहीं है, जो हमने पहले समझ चुके हैं। आगे हम देखते हैं पंजीयन निरस्त होने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस लौटाना। हाँ, वही हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन जिससे हमारा व्यापार चलता है, टैक्स का कैलकुलेशन सब चलता है, वही निरस्त हो गया। वही निरस्त हो गया तो हम आईटीसी का दावा कैसे कर पाएंगे? शासन हमें थोड़ी नहीं देगा, भाई तुम तो निरस्त हो गए। भाई निरस्त हो गया किसी डिफॉल्टर के कारण या उसने खुद निरस्त करवाया। तो यदि पंजीकृत व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन निरस्त हो जाता है, ठीक है, तो निरस्ती के दिनांक माल का अ, जो भी स्टॉक हो उस पर आईटीसी वापस उसे लौटाना होगी। यदि उसने पहले आईटीसी ले ली है तो उसे वापस लौटाना होगी। किस कारण होगी? कि भाई निरस्त हो गया ना उसका तो पंजीयन उस डेट से, उस डेट के बाद तो आप कोई किसी प्रकार का कोई दावा कर ही नहीं सकता पैसे लेने का, आईटीसी लेने का। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें रिवर्स चार्ज के अधीन आईटीसी। आईटीसी रिवर्स चार्ज होता क्या है? अब ये वाली समस्या आ गई। ठीक है, हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। विपरीत प्रभार अपोजिट चार्ज के अधीन जीएसटी की राशि पर इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध होगा यदि आरसीएम के अधीन प्राप्त माल सेवाओं का उपयोग व्यवसाय के लिए किया गया हो। बिल्कुल समझ में नहीं आया आपको, है ना? बिल्कुल समझ में नहीं आया, हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है साहब, हम उद्योगपति हैं, हम एक बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेस चलाते हैं, हम किसान से किसी किसान से हमने कोई माल खरीदा, फ्लेक्सिबल किसी प्रकार का हमने माल उसको खरीदा, तेंदुपत्ता खरीदा हमने किसान से। अब किसान थोड़ी है रजिस्टर्ड, वो तो भैया उसका तेंदुपत्ता उगाता है और बेचता है, तो हमने उसे खरीदा। अब हमें तो मालूम है, हम तो रजिस्टर्ड हैं, हम खरीद रहे हैं, हमें तो मालूम है तेंदुपत्ते पे कितना टैक्स देना है, कितना टैक्स लगता है। तो टैक्स देना है तो हम क्या करें? हम खरीद लें किसान से। 1 लाख रुपए का माल है, 1 लाख रुपए का माल हमने खरीद लिया, मान लो उस पर 18% जीएसटी है, तो 18,000 रुपए टैक्स हुआ। तो टैक्स क्या किसान को दे देंगे? अरे किसान तो लेके भाषा आएगा भाई, वो रजिस्टर्ड थोड़े नहीं है, वो लाइबल थोड़ी नहीं है। तो वो 18,000 रुपए तो हमारी लाइबिलिटी बनती है ना, हमने परचेज किया है। तो वो 18,000 रुपए हम क्या करेंगे? उसी टाइम सरकार को देंगे टैक्स के रूप में। जैसे कि हमने समझाया कि सप्लायर को हमने जो माल लिया था उसको हमने टैक्स दिया, सप्लायर क्या करता है? जीएसटी डिपार्टमेंट में जमा करता है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, हमने परचेज किया, वो वाला टैक्स किसान को ना देके हम क्या करेंगे? शासन को देंगे, जीएसटी विभाग को सबमिट करेंगे वो 18,000 रुपए। और वो 18,000 रुपए जब हमने तेंदुपत्ता खरीदा, अब उस तेंदुपत्ता का हम प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर हम उसको सेल करेंगे, फिर उसके बाद शासन को उस पे टैक्स देंगे। तो जो 18,000 रुपए जो किसान को हमें देना था, किसान को नहीं दिया, हमने किसको दिया? हमारे जीएसटी डिपार्टमेंट में जमा किया। वो 18,000 रुपए हमारे को इनपुट टैक्स क्रेडिट के तौर पे वापस हो जाएगा। समझ गए? आगे हम देखते हैं, इस संबंध में हमने विस्तृत तौर से समझा दिया क्या कंडीशन है ऊपरी तौर से। अगला पॉइंट हमारा ये है ब्लॉक क्रेडिट्स, अवरुद्ध अमान्य क्रेडिट। ये क्या होती है समझेंगे साहब। आगे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अपात्र स्थिति, सिचुएशन इन विच आईटीसी नॉट अलाउड। भाई कौन सी स्थिति होती है जो अपात्र की स्थिति होती है? इनपुट टैक्स के लिए अपात्र की स्थिति होती है। हम देखते हैं सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) एक महत्वपूर्ण नियम है आईटीसी के संबंध में। इसमें उन खरीदों की सूची दी गई है जिन पर जीएसटी का भुगतान तो किया गया है, भुगतान तो हमने पेमेंट तो उस पर किया गया है, लेकिन व्यवसाय उन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकता। हमने टैक्स तो दिया है, उस कम्युनिटी को हमने परचेस किया है ना, गुड्स को परचेस किया है, हमने सर्विस को परचेस किया है, उस पर हमें टैक्स भी दिया है। तो टैक्स दिया है, बाकी वो सूची के अंतर्गत ऐसा है कि उस पर आईटीसी नहीं मिलती है। देखते हैं हम एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। अवरुद्ध अमान्य क्रेडिट हमने यहाँ इसको शॉर्ट किया है, मीनिंग ऑफ ब्लॉक क्रेडिट, अवरुद्ध अमान्य क्रेडिट से हासिल। ठीक है, अवरुद्ध अमान्य क्रेडिट से हासिल इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी से है। सीधी सी बात है, आईटीसी से है इसका, इससे कोई लेना देना नहीं किसी भी चीज से। अवरुद्ध वाला जिसका दावा करदाता जीएसटी के तहत नहीं कर सकता।
आईटीसी तो से तो है इसका संबंध। बाकी इस आईटीसी को प्राप्त करने के लिए शासन को अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो उस कैटेगरी में, उस सूची के अंतर्गत वो गुड्स या सप्लाई नहीं आती है। क्योंकि जीएसटी कानून में विशिष्ट प्रतिबंधों की एक रूपरेखा दी रखी है। उनने विशिष्ट प्रतिबंध लगा रखे हैं कुछ चीजों पे कि आप उस पर टैक्स भुगतान करके उसको परचेस करो, उसको यूज करो, बाकी हम आपको आईटीसी नहीं देंगे, टैक्स क्रेडिट नहीं देंगे। इसको विस्तार से और आगे समझते हैं क्या क्या कंडीशन हो सकती है। माल सैंपल या उपहार में देना, गुड्स गिवन एज सैंपल एंड गिफ्ट। अब आपने माल ले लिया, गुड्स ले लिया, सप्लाई ले ली, ठीक है, और आप उसको बांट रहे हो, मुफ्त में बांट रहे हो, है ना, उपहार में दे रहे हो, सैंपल के तौर पे आपके व्यापार का प्रचार कर रहे हो। तो क्या आपने सेल किया क्या उसे, सप्लाई किया क्या? तो बिल्कुल नहीं किया सप्लाई उसे। तो भाई इस प्रकार का यदि आपने माल परचेस किया है किसी से और उसको आपने टैक्स का भुगतान किया है, तो वो आईटीसी आपको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ये जो माल है इसको ना तो सेल किया गया है किसी प्रकार से, ना किसी को सप्लाई किया गया है। ये तो आपने मुफ्त में मार दिया, फ्री में, तो ये उपहार में दे दिया, माल सैंपल में दे दिया आपने प्रचार प्रसार के लिए। आगे हम देखते हैं, माल प्राप्त करके उसे फ्री, सैंपल, गिफ्ट, रिप्लेसमेंट में देने की दशा में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी, यही हमने आपको बताया। आगे देखते हैं इस पॉइंट में, उपयोग हेतु क्रय के अलावा प्राप्त भूमि भवन के निर्माण हेतु पूंजीगत माल। मैंने आप पिछली स्लाइड में आपको समझाया था कि यदि किसी प्रकार का भवन, हम बिल्डिंग बनाते हैं, बिजनेस प्रेमाइसेस बनाते हैं, उसके संबंध में किसी प्रकार की सामग्री हम खरीदते हैं, ईंट खरीद रहे हैं, सीमेंट खरीद रहे हैं, सरिया खरीद रहे हैं, दरवाजे खरीद रहे हैं, तो टैक्स देकर खरीद रहे हैं, इनपुट टैक्स देकर अपन खरीद रहे हैं, तो वहाँ इस कैटेगरी में नहीं आता। उसके संबंध में आपने जो जीएसटी भुगतान किया है के संबंध में आप आईटीसी लेने के पात्र नहीं हैं। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं, माल के नष्ट या गुम हो जाने पर, है ना, इन केस ऑफ डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट ऑफ गुड्स। अब माल आपने खरीदा है टैक्स दे के, अब वो गुम हो गया, नष्ट हो गया, बिका थोड़ी नहीं हुआ, सप्लाई थोड़ी नहीं किया है, वो सप्लाई नहीं किया है, तो भाई काहे की आईटीसी, कोई आईटीसी हम आपको नहीं देंगे, कोई आईटीसी का दावा आप नहीं कर पाएंगे, ये वह परिस्थिति है। आगे हम देखते हैं, देखो, मोटर कार या अन्य वाहनों के संबंध में आईटीसी। अब ये क्या है, मोटर कार के संबंध में, मोटर कार के संबंध में, मोटर कार खरीदते हैं तो क्या उसकी भी आईटीसी मिलती है, उस पर भी हम जीएसटी का भुगतान करते हैं, क्या वो भी हमें वापस मिलता है? तो उसमें भी एक कंडीशन है, कोई मोटर कार खरीदी है, कोई विकल्प आपने व्यापार के लिए खरीदा है, किसी लिए खरीदा है कि हम कोई किसी प्रकार का गुड्स सप्लाई करते हैं उसके माध्यम से दूसरे व्यक्ति को, तो व्यापार में यूज हो रहा है, या उसके माध्यम से कोई ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, कार खरीद लिया, कोई तरह खरीद लिया, ट्रेनिंग देते हैं हमारे व्यवसाय के लिए, तो वो भी सही है। तो वो तो व्यवसाय के अंतर्गत क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए तो आईटीसी हम देंगे आपको, आईटीसी देंगे, क्योंकि भई वो आप आपके व्यवसाय के लिए यूज़ कर रहे हो। हम वही बात बोल रहे हैं आपसे। यदि मोटर कार, टैक्सी या माल परिवहन या ट्रेनिंग के लिए प्रयोग हो रहा है, तो ऐसे कार के समय चुकाया गया जीएसटी की आईटीसी ली जा सकती है। देखो, अपोजिट पे चले गए अपन। नहीं ली जाती वाली बात कर रहे हैं अभी टॉपिक में। बाकी महत्वपूर्ण लाइन है ये कार वाली, कि इसमें तो ली जाती है, तो हम तो बात तो कर रहे हैं नहीं ली जाती है, उसकी बात कर रहे हैं ना हम तो, नहीं ली जाती है। तो भाई ली कौन ने जा सकती है, जैसे मोटर कार, टैक्सी आपने खरीदी है और उसका उपयोग व्यवसाय में माल परिवहन में कर रहे हैं या उसके ट्रेनिंग के रूप में कर रहे हैं, और उसको परचेस किया है आपने, उसके संबंध में आपने टैक्स भुगतान किया है, पे किया है, तो उसकी आईटीसी हम ले सकते हैं। परंतु किस कंडीशन में नहीं ले सकते हैं, हम तो नहीं लेने की बात कर रहे हैं। नहीं लेने की बात हम देखते हैं, लेकिन व्यवसाय में कार अन्य उद्देश्य से प्रयुक्त हो रही है, अन्य उद्देश्य के लिए वो यूज हो रही है कार, तो टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब अन्य उद्देश्य क्या हो गया, भई हमने कार खरीद ली, हमारे कर्मचारी को दे दी, हमारे किसी कर्मचारी को दे दी, भई हम फैसिलिटी दे रहे हैं, जाओ कार से आओ जाओ, मीट करो, ये वो करो। तो इस कंडीशन में यदि आपने कार खरीदी है
तो कार खरीदने पर आपने किसी प्रकार का जीएसटी उसको पे किया है, तो उसके संबंध में आईटीसी नहीं मिलती है। समझ गए कि भाई व्यापारिक उपयोग में है तो करेंगे आईटीसी, ले सकता है तो नहीं, तो नहीं ले सकता। दोनों कंडीशन हमने आपको समझा दी है। देखते हैं आगे की स्लाइड में स्वयं मूल्यांकन अपन ने जो पढ़ा है उसके संबंध में हम देखें, क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि भाई हमने क्या क्या कवर किया है। हमने देखा यहाँ आगत कर छूट प्राप्त होती है, किसको प्राप्त होती है, मैंने आपको बतला रखा था, पंजीकृत कोई व्यक्ति है फर्म के पंजीकृत, उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है। उसने दे रखा है उसने पॉइंट में, प्रत्येक क्रेता व्यापारी को नहीं, पंजीकृत व्यक्ति को, हाँ पंजीकृत व्यक्ति को, पंजीकृत व्यक्ति को होगी, पंजीकृत विक्रेता व्यापारी को, पंजीकृत विक्रेता व्यापारी तो क्रेता भी तो होता है ना, ये भी नहीं हो सकता है, केवल उत्पादकों को हमने बतलाया पंजीकृत व्यक्ति है जीएसटी के अंतर्गत तो उसको क्रेडिट प्राप्त होगी। तो इसका क्या होगा आंसर, रजिस्टर्ड पर्सन, पंजीकृत व्यक्ति। आगे देखते हैं आगत कर छूट प्राप्त करने की शर्तें क्या हो सकती है, क्या क्या शर्त हो सकती है। हम देखते हैं माल पंजीकृत व्यक्ति से खरीदा हो, हाँ बिल्कुल खरीदा हो, हमने परचेज किया हो। सबसे माल उत्पादक से क्रय किया गया हो, उत्पादक आप पंजीकृत भी तो हो सकता है, क्लियर नहीं दे रखा इसने। माल किसान से खरीदा गया हो, किसान तो वैसे ही रजिस्टर्ड नहीं होता है ना। माल आयात किया गया हो, आयात किया गया हो तो भी किससे किया गया है, तो हम क्या करेंगे इसमें आगत कर छूट प्राप्त करने की शर्त क्या है, माल पंजीकृत व्यक्ति से खरीदा गया हो। तो इसका आंसर क्या होगा, गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, माल पंजीकृत व्यक्ति से खरीदा गया। अगली स्लाइड में हम देखेंगे